गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने वायु श्वसन पढ़ा था। वायु श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आज हम लोग आंतरिक श्वसन पढ़ेंगे। आंतरिक श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फिर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ये जो कोशिकीय श्वसन है ये सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। इसकी क्रियाविधि सामान्यतः सभी जीवों में एक समान होती है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम आंतरिक श्वसन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। आंतरिक श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस देखते हैं। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु पहले फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट में बदलता है। इसके बाद फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अणु बनते हैं और फिर उसके बाद इसका पूर्ण ऑक्सीकरण पायरुविक अम्ल में हो जाता है। अब ये जो पायरुविक अम्ल है, ये पायरुविक अम्ल बाद में एसिटल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है ये कोशिका द्रव्य में होती है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या हुआ बच्चों? एसिटल कोएंजाइम ए। ये एसिटल कोएंजाइम में अब क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में इसका अर्थ ये हुआ कि ग्लूकोज से एसिटल कोएंजाइम ए बना। यहाँ देखिए ये सूत्र भी लिखा हुआ है। यहाँ ग्लूकोज है या एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है, एडीपी का भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और फिर एनएडी इस्तेमाल हो रहा है। फॉस्फोरिक अम्ल भी यहाँ पे फॉस्फोरिक अम्ल भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? पायरुविक अम्ल बन रहा है, 4 अणु एटीपी के बन रहे हैं, एडीपी बन रहा है, NADH2 हो रहा है और पानी बन रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस में आप लोग देख रहे हैं कि पायरुविक अम्ल बन गया। ये पायरुविक अम्ल एसिटल कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है बच्चों? ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में हो रही है। अब ये जो एसिटल कोएंजाइम ए है ये ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और वो सिट्रिक अम्ल में परिवर्तित करता है। एसिटल कोएंजाइम 2 कार्बन का यौगिक होता है, 2 कार्बन का। सिट्रिक अम्ल 6 कार्बन का यौगिक है। सिट्रिक अम्ल फिर से ऑक्सीकृत होता है आइसोसिट्रिक अम्ल में, फिर ये अपचयित होकर मैलिक अम्ल बना रहा है और मैलिक अम्ल से फिर से ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बन जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड फिर से ये चक्र दोबारा चलेगा। एसिटल कोएंजाइम ए के साथ अभिक्रिया करेगा, सिट्रिक अम्ल बनेगा, आइसोसिट्रिक अम्ल, उसके बाद मैलिक अम्ल, फिर से ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। तो ये पूरा चक्र लगातार चलता रहता है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है, सबसे पहले इसका अध्ययन हेंस क्रेब्स नाम के एक व्यक्ति ने किया था, इसीलिए इसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये अभिक्रिया कहाँ हो रही है बच्चों? क्रेब्स चक्र कहाँ हो रहा है? ये अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। अब जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें इसके अंतर्गत 10 अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं और 2 अणु खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया में 8 अणु एटीपी के हमें मिलते हैं। फिर एसिटल कोएंजाइम में बनते समय देखिए कहाँ बन रहा है एसिटल कोएंजाइम में? ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में यहाँ एसिटल कोएंजाइम बन रहा है। तो यहाँ पर भी 6 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। इसके बाद क्रेब्स चक्र, ये जो क्रेब्स चक्र है इसमें 24 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि 10, 6 और 24 अणु ATP के एक साथ हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब ये जो ATP होता है, ये क्या होता है बच्चों? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एडेनिन के साथ उच्च ऊर्जा बंध के साथ फॉस्फेट अणु जुड़े हुए रहते हैं। जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ATP से ऊर्जा बंध खुलते हैं, ATP ADP में परिवर्तित होता है और इसके बाद ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा हमारे कार्य में प्रयोग में लाई जाती है। तो आप लोग बच्चों ये ध्यान से समझ लीजिए। एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज करते हैं। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होती है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है। ये पाइरूविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके सिट्रिक अम्ल बनाता है। सिट्रिक अम्ल से आइसोसिट्रिक अम्ल बनता है। फिर ये मैलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फिर से निर्माण हो जाता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो NADP है, ये NADP हमारे लिए, ये इस चक्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक होता है। ये प्रोटॉनग्राही होता है जो कि क्रेब्स चक्र को नियंत्रित करता है। इसके बिना क्रेब्स चक्र का काम रुक जाएगा। तो ये प्रोटॉनग्राही बहुत ही आवश्यक यौगिक है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के लिए प्रोटॉनग्राही बहुत ही आवश्यक है। ये NAD का इस्तेमाल यहाँ भी देखिए ग्लाइकोलिसिस में भी हो रहा है और क्रेब्स चक्र में भी हो रहा है। तो आज हम लोगों ने कोशिकीय श्वसन पढ़ा।